गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम भ्रंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको भ्रंश का अर्थ, उसके प्रकार, उसके जो विभिन्न तत्व हैं तथा जो भ्रंश किस प्रकार बनते हैं, किस तरह निर्माण होता है, इसके बारे में आपको बताया। आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी भ्रंश के द्वारा कौन कौन से भू आकारों का निर्माण होता है, कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं और इसके अलावा भ्रंशों का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भ्रंश के द्वारा जो स्थलाकृति बनती है वो है भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का निर्माण इस तरह से होता है कि इसमें दो रेखाओं के बीच का जो चट्टानी भाग होता है वो नीचे धंस जाता है। अर्थात ये जो साइड्स के भाग हैं ये तो ऐसे के ऐसे रहते हैं और जो बीच वाला एरिया है उसमें धसाव हो जाता है। तो इस तरीके से जब बीच वाला हिस्सा नीचे चला जाता है तो वो गहरा हो जाता है और घाटी का निर्माण करता है। तो इसे हम दरार घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। जैसे कि अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है, जर्मनी की राइन घाटी है, इसके अलावा भारत की नर्मदा ताप्ती नदियों की घाटी हैं। ये सभी दरार घाटी या भ्रंश घाटी के अंतर्गत आती हैं। सेकंड आता है रैंप घाटी। रैंप घाटी भ्रंश घाटी के बिल्कुल विपरीत बनती है। इसमें क्या होता है कि जो साइड के दोनों भाग होते हैं वे दोनों भाग जो होते हैं वो ऊपर की ओर उठते हैं और बीच वाला भाग जो होता है वो एज इट इज़ बना रहता है। तो इस तरीके से जो घाटी बनती है वो रैंप घाटी कहलाती है। अर्थात किनारों के दोनों भाग जो हैं वो ऊपर उठते हैं, बीच का भाग स्थिर रहता है, वो रैंप घाटी होती है। और जिसमें किनारों के भाग स्थिर रहते हैं और बीच का भाग धंसता है वो भ्रंश घाटी होती है। रैंप घाटी के अंतर्गत हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी रैंप घाटी के अंतर्गत आती है। जिस तरह से घाटियों का निर्माण होता है सेम इसी प्रोसीजर से पर्वतों का निर्माण होता है। अंतर केवल ये होता है कि घाटियों में तो बीच का भाग धंसता है, मतलब नीचे नीचे की ओर बनता है, और जो पर्वत होते हैं उनमें मध्यवर्ती भाग ऊपर उठता है। तो सबसे पहले इसमें आता है ब्लैक माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं इसे हम, ब्लॉक पर्वत। इसमें क्या होता है कि दो ब्रंश के जो बीच का भाग होता है वो तो एज इट इज रहता है, जैसे ये बीच में उठा हुआ भाग है ये तो ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन साइडों के जो दोनों भाग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरीके से बीच में जो ऊंचा उठा हुआ भाग रह जाता है उसे हम ब्लॉक पर्वत या अवरोधी पर्वत कहते हैं। इसके उदाहरण की हम बात करें तो इसमें आते हैं यूरोप में वॉसजेस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका हॉर्स पर्वत। हॉर्स पर्वत में क्या होता है, जो दो ब्रंशों के किनारे होते हैं वो तो एज इट इज रहते हैं और जो बीच का भाग होता है वो ऊपर की ओर उठ जाता है। अर्थात बिल्कुल ब्लॉक पर्वत से उल्टा होता है। ब्लॉक पर्वत में बीच का भाग एज इट इज रहता है, साइड के भाग नीचे जाते हैं। और जो हॉर्स पर्वत होता है इसमें जो साइड के भाग होते हैं वो एज इट इज रहते हैं और बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। इसमें आता है जर्मनी का हॉर्स पर्वत। अब अगर हम बात करते हैं जैसे कि जो भ्रंश घाटी है, रैंप घाटी है, ब्लॉक पर्वत है, हौस पर्वत है, सभी एक जैसी स्थलाकृतियां ही हैं। आप देख सकते हैं वही वाली स्थिति है कि एक जैसी बनती हैं, लेकिन इनका जो भू संचलन होता है उसमें अंतर होता है। अर्थात किसी में तो बीच का भाग स्थिर रहता है, साइड के भाग नीचे जाते हैं, और किसी में साइड के भागों में संचलन होता है, बीच का भाग जो वो साइड का भाग स्थिर रहता है और बीच के भाग नीचे चले जाते हैं। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है कगार दरार। भूतल पे क्या होता है, तनाव के द्वारा जब चट्टानें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो भ्रंश तल के दोनों ओर के भूखंड में से एक भूखंड क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है और एक भूखंड एज इट इज ही बना रहता है। फिर उसके बाद में जो दूसरा सम्मुख भाग होता है उसका वो नीचे खिसक जाता है। तो इस प्रकार भूभाग के ऊपर नीचे खिसकने से जो भ्रंश तल होता है उसके सहारे एक ढालू भाग बन जाता है। तो इसे ढाल पर्वतीय भाग को कगार दरार कहते हैं। अर्थात ये दो हिस्से हैं, दो हिस्सों में से अगर एक हिस्सा ऊपर जा रहा है, एक हिस्सा नीचे रह रहा है, तो इस तरह से ढालनुमा रूप बन जाता है। तो ये जो ढालनुमा रूप बना ये कहलाता है आपका कगार दरार। तो इस तरीके से भ्रंश के माध्यम से ये प्रमुख स्थलाकृतियां बनती हैं। इनके बारे में एग्जाम्स में ज़्यादातर आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन में आता है, जैसे किसी भी पर्वत का उदाहरण देके पूछा जा सकता है कि ये ब्लॉक पर्वत है या फिर ये अवशिष्ट पर्वत है। इसी तरीके से घाटियों के बारे में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं भ्रंश के महत्व के बारे में, अर्थात भ्रंश का क्या महत्व है। जब ये भ्रंश बनते हैं तो इनसे हमें किस तरीके से नॉलेज मिलती है या किस तरीके से हम इसके माध्यम से जो है वो भौगोलिक अध्ययन में सुगमता प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दरार होती हैं, अगर हम दरारों को अपना आधार माने
तो अनावृतीकरण के जो साधन है, अर्थात जो चट्टानों का अपरदन होता है, जो स्थल भाग से पत्थर वगैरह टूट करके जाते हैं, तो उस अनावृतीकरण के कार्य को समझने के लिए हमें भौगोलिक अध्ययन की सामग्री भ्रंशों के माध्यम से प्राप्त होती है। अर्थात हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से अनावृतीकरण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। सेकंड ये होता है कि पत्थर की जो खानें होती हैं उसमें लोग कार्य करते हैं, खुदाई का काम करते हैं, खनन का कार्य करते हैं। तो पत्थर की खान में जो कार्य करने वाले विखंडन के कारक हैं, अर्थात किस तरीके से जो पत्थर है उनका विखंडन होता है, वो टूटते हैं और फिर कैसे उनमें से मानव के द्वारा खनन किया जाता है। तो ये जो दरारें बनती हैं, इन दरारों के माध्यम से जो खनन का कार्य है वो आसानी से होता है। तो इसके बारे में भी हम ब्रंश से जो है वो नॉलेज गेन करते हैं। इसके बाद बड़ी बड़ी झीलों की हम बात करें, जैसे रूडोल्फ झील है, न्यासा झील है, टंगानिका झील है, इन सभी झीलों का निर्माण जो है वो भी दरार घाटियों के माध्यम से ही हुआ है। तो इनके बारे में भी हमें नॉलेज मिलती है। इसके अलावा प्राचीन आंतरिक जो स्थल खंड है उनके ऊपर आने से जो भूगर्भिक संरचना है और वर्तमान में जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ये सभी क्रियाएं जो होती हैं वो मेनली जो वर्तमान में स्थलाकृति हैं उनके निर्माण का योगदान देती हैं। तो किस तरीके से भ्रंश की क्रियाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा दरार जो पड़ती हैं उससे जो भूआकार बनते हैं, उनसे जो बाह्य दृश्यांश और चिन्ह बनते हैं, उनके माध्यम से हमें पूरा जलवायु ज्ञान के बारे में नॉलेज मिलती है। अर्थात इससे हमें जलवायु संबंधी जो तत्व हैं उनकी नॉलेज मिलती है कि किस तरीके से भ्रंश की क्रिया जो होती है वो विभिन्न क्षेत्रों में संपन्न होती है। इसके बाद लास्ट हम बात करें तो जो दरार क्षेत्र होते हैं उनमें दरार पड़ने से भूकंप का भी जन्म होता है। और ये भूकंप का जो जन्म होता है वो मानव के लिए बहुत ही विनाशक शक्ति है। तो जब हमें पता है कि किसी भी क्षेत्र में दरारें पड़ रही हैं तो उस क्षेत्र को हम भूकंप जोन मान करके भी उसको योजना के समय छोड़ा जा सकता है कि अर्थात ये क्षेत्र जो है वो किसी भी योजना का क्रियान्वयन करने के लिए उचित नहीं है। तो इस तरीके से भ्रंश के माध्यम से हमें विभिन्न तत्वों के बारे में नॉलेज प्राप्त होती है। तो जो भू संचलन की क्रिया है इसमें आपके जो पर्वत निर्माणकारी हलचल है उसमें वलन और भ्रंश के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसमें दो चीजें और आती हैं, एक तो आता है संधि या जोड़ और एक आता है संबलन। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी।